अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 104 कैप्स चिक्स का स्टार्ट हो गया है जी। नॉट आउट। अच्छा जी, ज़रा जल्दी से रिवीजन तो करें। किस किस के नोट्स अप टू डेट हैं? किस किस के नोट्स अप टू डेट हैं? अप टू डेट, अप टू डेट, अप टू डेट। क्यों नहीं अप टू डेट? क्यों नहीं अप टू डेट? क्यों नहीं अप टू डेट? अप टू डेट, अप टू डेट नहीं, क्यों? आज तो अब ये भी नहीं कह सकता आज तो आनी नहीं, आज तो आई हुई है जी, आज तो गुजर जानी है ऐसे। हाँ भाई, इधर अप टू डेट कोई नहीं, सुकून माहौल, कोई ज़रूरत नहीं। क्या करना है, किसी से बात हो गई है कि उनसे ले लेंगे, है ना, फ़ायदा नहीं होगा। चलें जी, ज़रा मेरा सबक सुन लें फटाफट। अभी तक जिस तरफ से हमने शुरू किया था उसी तरतीब से मैं आपको सुनाता हूँ। तो सेल के P&L के 5 सेल का लाइन आइटम के तौर पे अलग शो करना है आपने, सेल डिस्काउंट और सेल्स टैक्स। ऑडिट रेम्युनरेशन, ग्रॉस अमाउंट को आपने शो करना है तोड़कर, ऑडिट फी, अदर एक्सपेंसेस और अदर सर्विसेज, और सर्विसेज को स्पेसिफाई करना है। और अगर जॉइंट ऑडिटर्स हैं तो सबके लिए बताना है। फिर रॉयल्टी पेड है अगर तो नाम बताओ, उसका रजिस्टर्ड एड्रेस बताओ और उसके साथ कोई रिलेशन है तो बताओ। फिर डोनेशंस, अगर डोनी के अंदर डायरेक्टर या उसके स्पाउस का कोई इंटरेस्ट है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट डिस्क्लोज करें, डायरेक्टर का नाम भी और उसका इंटरेस्ट भी, ठीक है। और अगर नहीं है को अदर डोनेशंस हैं तो फिर हायर ऑफ 1 मिलियन और 10% ऑफ टोटल डोनेशंस, इससे जिस थ्रेश होल्ड से जो ऊपर जाएगा उसका नाम बताना है आपने, ठीक है। फिर चीफ एग्जेक्टिव्स और डायरेक्टर्स की रेम्युनरेशन वाला नोट था जिसके अंदर आपने इन सब के बारे में बताना है अलग अलग करके, इनकी फी, मैनेजेरियल रेम्युनरेशन, कमीशन बोनस, कोई रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, कोई रीइंबर्सेबल एक्सपेंसेस हैं, कोई परक्विजिट्स इन द फॉर्म ऑफ कैश है, कोई इन काइंड है। इन काइंड वालों का आपने अप्रॉक्सीमेट फेयर वैल्यू भी बतानी है और उनकी नेचर भी बतानी है, ठीक है। उसके बाद एनी अदर सर्विसेज के अगेंस्ट जो है वो फीस दी वो बतानी है, जितने लोग हैं ये नंबर ऑफ सच पर्सनस वो बताने हैं, ठीक है। और तो कुछ नहीं था, कोई रह तो नहीं गया, चले खैर। उसके बाद मोटी मोटी बातें आपने लिखी हुई, ठीक है। ये P&L के नोट्स हो गए ख़त्म। बैलेंस शीट के शुरू हुए तो असल तो जनरल से शुरू करना चाहिए था, चले जनरल पहले ही बोल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सन्ड्री रिक्वायरमेंट्स थी जिसमें क्या लिखा हुआ था जी कि आपने एज अ सेपरेट लाइन आइटम फेस के ऊपर शो करना है रीवैल्यूएशन सरप्लस को, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स एडवांसेस को, कैश एंड बैंक को, फिर अनक्लेम्ड और अनपेड डिविडेंड, ये 5 चीज़ें। फिर उसके बाद शेयर कैपिटल की तरफ चले जाते हैं, हम उस तरह से शुरू हुए थे। तो आपने कैपिटल और रेवेन्यू रिजर्व्स को अलग शो करना है, और अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है, बल्कि इस एक्ट के अंडर कोई अगर रिजर्व क्रिएट किया तो उसको भी अलग शो करना है, ठीक है। और कोई रिस्ट्रिक्शन है किसी भी किस्म के रिजर्व के ऊपर तो वो भी आपने बतानी है, ठीक है। और उसके बाद शेयर कैपिटल के बारे में था कि आपने बताना है शेयर्स आपने अलॉट किए इन कैश, इन काइंड और एज बोनस। फिर कोई ट्रेजरी शेयर है वो भी बताने हैं, ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। फिर कोई शेयर डिस्काउंट है तो फेस पे शो करें। और उसके बाद शेयर होल्डर्स के साथ कोई एग्रीमेंट है रिगार्डिंग वोटिंग राइट्स, रिगार्डिंग डिविडेंड, ऐसी कोई बात डिफरेंट सी नज़र आ जाए तो वो बता देनी है। वैसे आपको मैंने जुमला लिखवा दिया था नीचे कि दीज शेयर्स आर इक्वली रैंक्ड and they are entitled to dividend from time to time and they have 1 vote per share in AGM, लिखवाया था ना जुमला, याद है? अच्छा। शेयर कैपिटल के बाद फिर लॉन्ग टर्म लोन्स जो आपने पे करने हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स पेएबल, उनके अंदर हमने कहा था एसोसिएट्स और रिलेटेड पार्टी वाले लोन्स को बैंकिंग कंपनी के लोन से अलग शो करना है। फिर करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आके हमने कहा था कि एज अ सेपरेट लाइन आइटम नॉर्मली इन नोट्स शो करें प्रोविडेंट फंड पेएबल को, और क्या था, यानी प्रोविडेंट फंड पेएबल या वो एक निशानी के तौर पे रखा हुआ है, कोई रिटायरमेंट बेनिफिट है तो उसको क्या करें आप एज अ सेपरेट लाइन आइटम शो करें। और दूसरा एक्रूड लाइबिलिटीज, एक्रूअल्स एंड एडवांसेस को अलग लाइन आइटम के अंदर शो करें। मैंने कहा था ये नॉर्मली ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में पड़े होते हैं। फिर शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स, शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, इनको अलग अलग शो करें। रिलेटेड पार्टी वाले लोन का पर्पस और यूटिलाइजेशन बताएं और इनको सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड में लोन एडवांसेस को भी क्लासीफाई करें, ठीक है जी। करंट लाइबिलिटीज हो गई। उसके बाद एक चीज़ आई थी सिक्योरिटी डिपॉजिट। मैंने कहा था करंट नॉन करंट दोनों में हो सकता है। बहरहाल अगर किसी से आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रखा है तो उसको बाइफरकेट करें, अमाउंट यूटिलाइज्ड इन बिजनेस और अदर, ठीक है।
जो अमाउंट यूटिलाइज इन बिजनेस है वो एज पर एग्रीमेंट हो जो कंपनीज एक्ट वाला है, और जो सेपरेट बैंक अकाउंट में जो यूज़ नहीं हो रही वो सेपरेट बैंक अकाउंट में रखी है एज पर कंपनीज एक्ट। ठीक हो गया। उसके बाद कंटिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स था, यही था ना। उसके अंदर सिर्फ कंपनीज एक्ट ने, हमने तो कंटिजेंसीज कमिटमेंट्स को देखा था कि उसमें क्या होता है। कंटिजेंसीज में क्या है, आउटस्टैंडिंग गारंटीज और कंटिजेंट लायबिलिटीज, और कमिटमेंट्स के अंदर आपके एग्रीमेंट टू परचेज जो होते हैं आउटस्टैंडिंग है, वो मैंने कहा था। लेकिन कंपनीज एक्ट ने सिर्फ क्या कहा था, इन केस ऑफ एनी लीगल प्रोसीडिंग, अगर आपने उसको बताया तो उसके बारे में क्या बताओ, किस जगह पे किस कहाँ पे चल रहा है ये केस, ठीक है, फिर किस डेट को ये केस शुरू हुआ था, फिर प्रिंसिपल पार्टीज कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें, फिर फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन क्या चल रही है अभी आजकल, क्या मामला चल रहा है, और रिलीफ क्या सॉर्ट की हुई है। ठीक है, फिर हम आ गए थे फिक्स्ड एसेट्स वाली साइड। ठीक है, वो असल में तो तरतीब ये चल रही थी ना, सन्ड्री रिक्वायरमेंट्स के बाद फिक्स्ड एसेट। अब फिक्स्ड एसेट के 4 डिस्क्लोजर्स मैंने आपको पढ़ाए थे। नंबर 1, अगर आपने बिजनेस के, कंपनी के पैसों से, कोई फंड से कोई एसेट, कोई लैंड, कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट को प्रॉपर्टी खरीदी है और वो आपके नाम पे नहीं है या आपके कब्जे में नहीं है, ये दोनों नहीं है, तो आपने ये फैक्ट बताना है। ठीक है, लैंड जो है या बिल्डिंग है, डिस्क्रिप्शन बतानी है, वैल्यू बतानी है। ठीक है, फिर किसके नाम है, ठीक है, ये बताना है, और क्या था, कैसे कैसे लिखा हुआ, फैक्ट बताना है, वो तो हो गया। तरतीब बताओ, तरतीब वैसे, वरना ओपन कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। ये देखें, क्या बताओ जी, ये फैक्ट बताओ रीजन के साथ, फिर डिस्क्रिप्शन बताओ, वैल्यू बताओ, और जिसके नाम है कब्जे में वो बता दो। ठीक है, दूसरा क्या था, लीज होल्ड और फ्री होल्ड को डिस्टिंग्विश करो। तीसरा क्या था, रीवैल्यूएशन के केस के अंदर फॉर सेल वैल्यू लिखो। चौथा क्या था, अगर आपके डिस्पोजल की ड्यूरिंग द ईयर एग्रीगेट बुक वैल्यू 5 मिलियन से ज़्यादा है तो हर उस इंडिविजुअल एसेट जिसकी बुक वैल्यू 5 लाख या उससे ज़्यादा है उसके बारे में 7 चीज़ें हमने कहा था, बता दो। क्या जी, कॉस्ट, बुक वैल्यू, सेल प्रोसीड, गेन लॉस, पर्टिकुलर ऑफ बायर, मोड ऑफ डिस्पोजल और रिलेशनशिप विद द। ठीक है, इसके बाद दो तीन बातें और मैंने लिखवानी है जनरल रिक्वायरमेंट्स में से, तो इसलिए मैंने आपके लिए 3-4 लाइनें कहा था छोड़ दीजिएगा, वो भी पढ़ते हैं जाके, अभी वही पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद फिर हमने लॉन्ग टर्म, ये तो हो गया था ना पूरा यहाँ पे, डन। ठीक है, फिर लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस के बारे में क्या था, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स के बारे में, और लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम डायरेक्टर्स। मैं ना यहाँ पे दिल कर रहा है एक वो समरी सी ना बना दूँ आपको। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये ना दोनों साथ साथ ऐसे कंफ्यूज ना कर दें, लॉन्ग टर्म और साथ ही मैं ना एक छोड़ा हुआ वो भी पढ़ा जाता हूँ। ठीक है ना, तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अब ये लोन पेएबल की बात नहीं हो रही। लोन पेएबल के अंदर उन्होंने सिर्फ ये कहा था रिश्तेदारों वाले लोन्स को अलग से शो करो, ऐसे ही है ना, वहाँ ज़्यादा लड़ाई उसने नहीं की थी क्योंकि वो तो पे करना था ना आपने। ठीक है, यहाँ पे लोन कौन से हैं जी, ये कौन से लोन्स हैं, रिसीवेबल वाले। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस कौन से, ये नहीं लिखता आज, इसको नहीं, दिल नहीं इसका कर रहा कि मैं आपके लिए समरी बनाऊँ अच्छी सी। ठीक है, ये लोन रिसीवेबल हैं, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा यहाँ पे, ये लोन कौन से हैं, लोन रिसीवेबल। ठीक है, अब इसके बारे में ये 3 बातें थी बेसिकली, मोटी मोटी अगर बातें करें तो लोन टू डायरेक्टर्स जो हैं वो अलग से हों। अच्छा, अब ये जो लोन टू डायरेक्टर्स था इसके अंदर फिर आपने बताना क्या था जी, इसका पर्पस, टर्म्स और रेकंसिलिएशन। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एक बात अलग से थी, ठीक है, वो अलग वाली बात अलग ही रख लें तो बेहतर है, और वो अलग बात ये थी कि लोन अगर अदर देन मार्केट, अदर देन आर्म्स लेंथ है तो उसको भी आपने क्या करना है, डिस्क्लोज करना है, रीज़न बता दें बस। ठीक है,
ये इस तरह से लिखा हुआ था कि लोन अगर एट अदर देन आर्म्स लेंथ है, मसलन मैंने कहा जी फॉर एग्जांपल मसलन मार्केट से कम इंटरेस्ट रेट, ठीक है जी, मार्केट से कम इंटरेस्ट रेट, एग्जांपल आ गई, ठीक है। तो इसका क्या करो जी, इसकी रीजन बताओ। ठीक है जी, और उसके बाद लोन और एडवांसेस जो हैं, यहाँ पर लोन और एडवांसेस दो हो गए थे, लोन और एडवांसेस हमने दिए हुए हैं लोन टू एसोसिएट्स एंड रिलेटेड पार्टीज, एसोसिएट्स एंड रिलेटेड पार्टीज, ठीक है जी। अब इनके बारे में आपने बहुत सारी बातें बतानी थी, ठीक है। वो बहुत सारी बातें थी, नाम, टर्म्स, कलेटरल, नाम बताओ जी पार्टी का, फिर जी कोई टर्म्स बताओ, टर्म्स किन टर्म्स पे दिया आपने इनको, फिर कोई कलेटरल सिक्योरिटी रखी है या नहीं रखी है, कलेटरल, इसको आप इसके पर्टिकुलर्स देने होते हैं, पर्टिकुलर्स ऑफ कलेटरल इफ एनी, फिर उसके बाद मैक्सिमम, वेरी गुड, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट, और ये मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट जो होती थी रिसीवेबल विद रेफरेंस टू मंथ एंड बैलेंस, ठीक है ना। तो मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट ऑफ रिसीवेबल with reference to month and balance, ठीक है जी। तो गांधी पड़ गया, चलो खैर फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। इसको जरा नीचे ले आए टर्म्स, ठीक है जी। उसके बाद बातें ज़्यादा ना असल में, फिर क्या था जी, कोई आपने अगर प्रोविजन बनाई है या कोई राइट ऑफ किया है तो वो भी बता दें, एनी प्रोविजंस, एनी राइट ऑफ्स, बल्कि इसी में था ना वो, रिवर्सल है अगर तो, नहीं इसमें नहीं था, किसी और में था, इसी में था ना, देख लो ज़रा जाके। अच्छा तो ये नॉन करंट चल रहा है, ओके ठीक है। तो एनी प्रोविजंस और राइट ऑफ्स, ठीक है। तो ये जनाब आपका काम तो हो गया बेहतरीन। अच्छा जी, उसके बाद अब ये 5 चीज़ें जहन में रहें, हमें भूलें ना बस, इसके लिए आपने इसको लिख लिया हुआ, ठीक है ना। 1 2 3 6 हैं जी, 4 5 और 6, ठीक है जी। ये आपने किसके बारे में बताना है, डायरेक्टर वाले लोन के बारे में नहीं, एसोसिएट वाले, रिलेटेड पार्टी और एसोसिएट वाले लोन के बारे में, उनका नाम बताओ, कोलैटरल को रखा है तो बताओ। अच्छा रीज़न इसमें नहीं थी लेकिन हमने दी हुई हो तो बता देनी है, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, ओके जी। पर्पज़ इसमें नहीं था, गॉट इट। अच्छा ये फिक्स्ड एसेट्स आ गए। अब एसेट्स के अंदर फिक्स्ड एसेट्स का ये मैंने आपको पास्ट पेपर 12 के अंदर भी ये नोट था, और मैंने आपको कल एक क्वेश्चन भी करवा दिया इसका, ठीक है, कोई मसला इसमें। ये अब आपने लिखे हुए हैं अपने पास, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, ठीक है। अब आते हैं हम करंट एसेट्स की तरफ। तो बेटा इसको इधर कर लेता हूँ मेरे ख्याल, ऐसे, बल्कि नहीं ऊपर ही ले जाते हैं। अच्छा जी, अब करंट एसेट्स जो हैं इनका नोट हमने बना रखा है पास्ट पेपर
2 के अंदर, ठीक है। वही वाला नोट आपके पास क्वेश्चन में पड़ा है, लेकिन उसके अंदर कुछ एडिशनल चीज़ें मैं अभी ऐड कर दूंगा, लेकिन पहले मैं इसको आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा ऐसे ही जैसे ऊपर टेबल ये बना हुआ है। तो करंट एसेट्स, करंट एसेट्स के अंदर उसने डेटर्स यानी डेट्स रिसीवेबल्स यूँ लिखा हुआ था ना, ये देखें जी, डेट्स रिसीवेबल्स फ्रॉम एसोसिएट्स रिलेटेड पार्टी के बारे में कुछ बातें बतानी है। फिर लोन एडवांसेस जो हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये भी मैं इसी में अभी कवर करने लगा हूँ, ठीक है। और फिर प्रोविजन के बारे में कुछ बात की हुई है, वो मैं इसी टेबल में डाल रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ सबसे पहले, ये वो बेसिकली पास पेपर 2 के लिए जो हमने पास पेपर 2 के अंदर जो बनाया था, पेज नंबर कौन सा पता नहीं, पास पेपर 2 के अंदर हमने इसको किया था, ठीक है, ओके। और प्लस इसके अंदर हमने कोई पेज नंबर पे नोट देख लेना है जाके। तो पास पेपर का तो पेज नंबर बता ही सकते हैं आप, पेज 21 आगे 2, पास पेपर 2, ओके जी। और दूसरा हमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई नोट नंबर देखना है, उसका पेज नंबर भी लिख लेते हैं अगर आप देखना चाहेंगे तो। वैसे शायद कल देखा था, नहीं देखा तो आज देख लेंगे, ठीक है। बहरहाल अभी मैं आपको जो बात करने लगा हूँ वो वही बात है जो अब तक हम कर चुके थे। ये करंट एसेट्स का डिस्क्लोजर बनाने लगा हूँ मैं आपके साथ, ठीक है जी। तो इसमें डेट्स रिसीवेबल्स फ्रॉम, डेट्स या रिसीवेबल्स फ्रॉम, इधर ही आ जाओ यार, तो डेट्स या रिसीवेबल्स आप बेशक उसको सामने रखें अगर रखना चाहें तो, ये इसको, ये ज़रा दूर है मेरे से, इसको, ठीक है ना। तो मुझे बताते रहिएगा अगर कहीं पे मैं मिस कर रहा हूँ तो। डेट्स और रिसीवेबल्स फ्रॉम एसोसिएट्स, फ्रॉम एसोसिएट्स एंड रिलेटेड पार्टीज, इसके बारे में मैं आपको कह रहा था कि ये हम पास पेपर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कर चुके हैं, ठीक है, ओके। पास पेपर क्वेश्चन 2, ओके। अब इसमें हमने क्या किया था, अब ज़रा जहन के हम अंदर लेके आओ। पास पेपर 2 के अंदर हमने नाम बताया था कि जी सब्सिडरी है, एसोसिएट है, ठीक है। तो लिखना शुरू करते हैं जी। हमने क्या बताना है जी, नाम, नेम, ऐसे कर लेते हैं, नेम, फिर मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट, ये इसमें भी देनी है, और ये भी विद रेफरेंस टू, हमारे सवाल के अंदर थी ना, पास पेपर 2 में थी, नहीं थी तो अब कोई बात नहीं है, अब पता लग गया आपको कि जब आ जाएगी तो एज इट उठा के लिख देनी होती है। तो मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट विद रेफरेंस टू मंथ एंड बैलेंस। उसके बाद आपने ये ना, अब थोड़ा सा सेट कैसे करूं इसको, इसको ऊपर ही ले जाते हैं। तो नेम, नाम बताओ इनका, फिर मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट बताओ, उसके बाद अगली बात ऐसे कर देते हो। आपने पास्ट ड्यू बताना है, पास्ट ड्यू कल पढ़ा रहा था ना जी, पास्ट ड्यू, ठीक है। अब ये पास्ट ड्यू अलॉन्ग विद एज एनालिसिस उसने लिखा हुआ था, अलॉन्ग विद एज एनालिसिस, पास्ट ड्यू अलॉन्ग विद एज एनालिसिस, किसके बारे में बताओ ये पास्ट ड्यू अलॉन्ग विद एज एनालिसिस, किसका, किसके बारे में, ज़रा पढ़ के देखो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, जी, ट्रेड डेट्स के लिए भी, लोन्स के लिए भी, एडवांसेस के लिए भी, ओके। तो पास्ट ड्यू विद एज एनालिसिस बताओ जी ट्रेड डेट्स के बारे में, फिर लोन्स एंड लोन्स के बारे में,
एडवांसेस के बारे में, ये मैं इकट्ठा लिख दूँ अगर कोई इजाज़त है, वैसे उसने अलग अलग लिखा हुआ था आई थिंक, है ना, लोन्स एडवांसेस के बारे में, फिर अदर रिसीवेबल्स, ठीक है, तो ट्रेड डेट्स, लोन एडवांसेस और अदर रिसीवेबल्स के बारे में इसको ज़रा और स्मार्ट किया जा सकता है अगर मैं अलॉन्ग विद एज एनालिसिस को अगली लाइन में इसके ले आऊँ, ठीक है। तो पास्ट ड्यू बताइए, पास्ट ड्यू बताइए अलॉन्ग विद एज एनालिसिस, इन सब के बारे में, इन सब में से अगर कोई पास्ट ड्यू हो गया है तो एज एनालिसिस के साथ उसके बारे में आप बता दीजिए, ठीक है। चलो बेहतर हो गया। अब इस तरतीब पे चलते जाएंगे, किस किस के बारे में उसने ये कहा था, अब हम इसको बेहतर तरीके से याद रख सकेंगे इंशाल्लाह। लें जी, तो पास ड्यू अलॉन्ग विद एज एनालिसिस, ठीक है, ट्रेड डेट्स के बारे में बताओ, लोन एडवांसेस के बारे में बताओ, अदर रिसीवर्स के बारे में बताओ, फिर बैड डेट रिटर्न ऑफ, बैड डेट रिटर्न ऑफ, देखो ज़रा किसके बारे में कह रहा है, बैड डेट रिटर्न ऑफ किसके बारे में कह रहा है जी। तो आपका पेज आपके पास रहे, ये आप तस्वीर खींच के अपने पास नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ जी, ये किसके बारे में बता दो, ट्रेड डेट्स और अदर रिसीवेबल्स के बारे में, ट्रेड डेट्स और अदर रिसीवेबल्स, ठीक है जी। और मैं भूल गया जी। उसके बाद प्रोविजन बताओ, और प्रोविजन के बारे में कह रहा था, ट्रेड डेट्स, लोन एडवांसेस और अदर रिसीवेबल्स सब के बारे में बताना है। प्रोविजन बताओ, अब प्रोविजन के लिए मैं कॉपी कर सकता हूँ ये, या प्रोविजन बताओ ट्रेड डेट्स, अच्छा लोन एडवांसेस उसने अलग अलग लिखा हुआ है माजरत के साथ, और मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है, ज़हन में रखना, ठीक है। तो लोन एडवांसेस को याद से बोलना इकट्ठे, ठीक है, मतलब बोलते रहना इनको, ये ना हो कि भूल जाओ। तो प्रोविजन बताओ जी, सेपरेटली डिस्टिंग्विश करके इनको बिटवीन ट्रेड डेट्स की प्रोविजन, लोन एडवांस की प्रोविजन, कोई अदर रिसीवर्स की प्रोविजन है, ठीक है। उसके बाद रिवर्सल ऑफ कोई प्रोविजन है तो उसकी जस्टिफिकेशन दे दो, मुक्की गया अल्लाह की था, ठीक है जी। और इसके बाद क्या है जी, रिवर्सल ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, रिवर्सल है अगर फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, रिवर्सल ऑफ कर दो ना, रिवर्सल ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर कोई है तो क्या करना था जी, उसका उसकी जस्टिफिकेशन दे दो, ठीक है जी। लो जी, कुछ गुजारा हुआ तो, लेकिन असल में ये है ना कि मैं ये चाह रहा हूँ कि ये भी मुकम्मल हो जाए, बस यहाँ पे पूरा कर दें हम इसको। इस करंट एसेट्स के अंदर अभी सिर्फ बात किसकी हुई है, अभी सिर्फ बात हुई है डेट्स की, रिसीवेबल्स की फ्रॉम एसोसिएट्स, रिलेटेड पार्टीज, तो उसमें आपने ये चंद बातें बतानी होंगी, ठीक है। ये कुछ गुजारा अगर हो रहा है तो ठीक है जी, सही है। अब उम्मीद है अच्छे से याद हो जाएगा। तो डेट्स और रिसीवेबल्स फ्रॉम एसोसिएट्स, ठीक है, सही है। उसके बाद अगली बड़ी बात जो है वो है, अगर आपने लोन या एडवांसेस दिए हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को दिए हैं, भाई एम्प्लॉयज़ को भी तो दे सकते हैं ना लोन एडवांसेस, दे सकते हैं कि नहीं। एम्प्लॉयज़ को लोन या एडवांस दिया है और वो आपने दिया है एज़ पर एचआर पॉलिसी। क्या मतलब, आपकी एचआर पॉलिसी में लिखा हुआ है, जो भी बंदा आपके पास मुलाजमत के लिए आता है आप उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को, अगर मिसाल के तौर पर उसके घर खुदा न खास्ता कोई बीमारी आती है तो हम उसको मसलन इतना लोन दे देंगे जो फिर बाद में उसकी सैलरी में से एडजस्ट होता रहेगा, या मसलन उससे घर पे कोई खुशी कोई गमी कुछ भी है, एक हमारी पॉलिसी है कि जी जब भी हमारे किसी एम्प्लॉय के बच्चों की शादी होगी तो हम उसको उसकी शादी के लिए इतना लोन जो है वो दे देंगे और फिर बाद में उसकी सैलरी में से आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या है आपकी एचआर पॉलिसी। अच्छा, एक ये हो गया एडवांस आपने दिया होता है एम्प्लॉयज़ को। दूसरा आपने एडवांस दिया हुआ है मसलन अपने सप्लायर को फॉर गुड्स,
सप्लायर फॉर गुड्स। तो स्टैंडर्ड कंपनीज एक्ट कहता है अगर तो आपने एम्प्लॉइज़ को लोन दिया है और वो एज पर HR पॉलिसी है, या आपने लोन दिया हुआ है, एडवांस दिया हुआ है अपने सप्लायर को, जो कि बिल्कुल एक नॉर्म है आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी के अंदर, तो ऐसे लोन्स को के बारे में कोई डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर लोन एडवांसेस आपने दिए हुए हैं टू एम्प्लॉइज, लोन एडवांसेस हैं टू एम्प्लॉइज एज पर HR पॉलिसी, ठीक है जी, लोन एडवांस है टू एम्प्लॉइज एज पर HR पॉलिसी, या दूसरा क्या बोला मैंने, या एडवांस, लोन एडवांस है, ऊपर में लिखा हुआ है टू सप्लायर ऑफ, उधर से ना पढ़ें, मुझे लगता है आप आगे चले गए, वो पढ़ते हैं, वो आपके लिए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, उधर से ना पढ़ें, मुझे पढ़ने दें, वो मेरा काम है, चाती मारना मेरा काम है, आगे निकल गया हूँ, अभी तो पढ़ा था एम्प्लॉयज़, ठीक है। अच्छा जी, एम्प्लॉयज़ एज पर HR पॉलिसी दिया है आपने, या सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी आपने अपने किसी सप्लायर को एडवांस में पैसे दिए हुए हैं, तो फिर कोई डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं है, नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, क्योंकि आपकी HR पॉलिसी के तहत आपने एडवांस दिया है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी एम्प्लॉय को अगेंस्ट HR पॉलिसी क्या थी कि आपने कोई बीमारी आ जाए तो उसके ऊपर हेल्प कर देनी है, लेकिन शादी के ऊपर लोन देंगे, ये तो आपकी HR पॉलिसी में नहीं था, लेकिन किसी एक चहीते मुलाजिम को आपने, उसके घर पे शादी थी, उसके लिए 5 लाख एडवांस दे दिया, ठीक है। अब ये आपकी HR पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो यहाँ पे कंपनीज एक्ट कहता है बताओ, ठीक है, कुछ बातें बताओ। तो हमने कहा जी अच्छा चलो पहले लिख तो लें, टू अदर्स, टू, बल्कि यूं कर लेते हैं ना, टू अदर्स कर लेते हैं, टू अदर्स, लेकिन अदर्स के अंदर फिर लिख देते हैं टू अदर्स, ठीक है जी, टू अदर्स, टू अदर देन दीज टू अदर देन, ये एक था ये दो था, ठीक है ना, तो टू अदर देन दीज टू, कौन से दीज, ये वाले 1 and 2, ठीक है ना, तो इन दो के अलावा, फॉर अदर देन दीज टू कौन हो सकते हैं जी, मसलन बोलें जी, मसलन एम्प्लॉय, हाँ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं, ये ऐसे कर लेते हैं ना, फॉर अदर देन दीज टू, तो फिर उनकी एग्जाम्पल लिखते हैं जी, एग्जाम्पल नंबर 1, एम्प्लॉय नॉट, टू अदर्स है, यानी कि 2 एम्प्लॉयज़ है, लेकिन वो नॉट एज पर HR पॉलिसी है, 2 एम्प्लॉयज़ है, लेकिन वो क्या है, नॉट एज पर HR पॉलिसी, या किसी हमसाये को दे दिया, साथ वाली फैक्ट्री वाले आ गए, यार थोड़ा सा लोन दे दें, हालात ख़राब हो गए हैं, तो अगर तो वो लोन 1 मिलियन से ज़्यादा है, यानी 10 लाख से ज़्यादा, अगर 10 लाख से कम है फिर कोई मसला नहीं, लेकिन अगर 10 लाख से ज़्यादा आपने किसी को लोन दे दिया है, और वो ना तो लोन है आपका एम्प्लॉय को एज़ पर HR पॉलिसी, ठीक है, और ना ही वो आपको, ये आपका कोई सप्लायर है कि जिसको आपने एडवांस दे रखा है, ऐसे ही किसी को आपने, ऐसे ही किसी हमसाये को, किसी दोस्त को एडवांस दे दिया और वो एडवांस 1 मिलियन से ऊपर चला गया, इन दोनों सूरतों के अंदर आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करें क्या जी, नंबर 1 नाम बताएं उसका, किसको दिया जी, हमसाये को जी, मैसर्स फलां हमसाया, ठीक है जी। दूसरी बात क्या बताएं जी, वापसी का क्या कहा है उसको, टर्म्स ऑफ रीपेमेंट बताएं, अच्छा जी,
टर्म्स ऑफ रीपेमेंट आ गई। और तीसरी बात, कोई आपने उनसे सिक्योरिटी ली, कोलैटरल, ठीक है, इसको इसके पर्टिकुलर्स बताएं, कोई पर्टिकुलर्स हैं तो बताएं। ठीक है जी, ये दो हो गई चीज़ें। बल्कि मैं तो कहता हूँ इसको थोड़ा सा एमए कर लेते हैं और प्रोविज़न की बात दरमियान में से निकाल के कर लेते हैं, ताकि ये तस्वीर आपकी ज़रा बेहतर तरीके से हो सके। ठीक है, पिक्चर भी तो बनानी होगी ना। बहुत से मेरे नालायक, मेरे जैसे नालायक बच्चों ने लायक बच्चों ने तो नोट कर लिया होना है, पता नहीं तेज़ ही बड़े हैं वो। इनको मेरे जैसे भी तो होते ही हैं जिन्हों का नहीं काम चल रहा होता है। लें जी, लें जनाब, ये करंट एसेट्स की बात आ गई। ठीक है, करंट एसेट्स में डेट्स रिसीवेबल फ्रॉम एसोसिएट के बारे में हमने, ये असल में सवाल में था नहीं, पास्ट ड्यू सवाल में था नहीं। ठीक है, उसके अलावा बैड डेट भी बताए थे हमने, जिसके बारे में है उसी के बारे में बताएंगे ना। लेकिन बात कहाँ पे चल रही है, डेट्स रिसीवेबल्स फ्रॉम रिश्तेदार्स, फ्रॉम एसोसिएट्स एंड रिलेटेड पार्टीज, उनके बारे में क्या बताओ, उनका नाम बताओ, नंबर 1। नंबर 2, उनकी मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट बताओ। नंबर 3, कोई पास्ट ड्यू या पास्ट ड्यू है तो उनके बारे में बताओ। पास्ट ड्यू अलग होता है, प्रोविजन अलग होती है, बैड डेट अलग होता है। मैंने कहा था 3 स्टेजेस हैं। ठीक है, कोई बैड डेट हो गए हैं बताओ, कोई प्रोविजन है बताओ, कोई रिवर्सल ऑफ प्रोविजन है बताओ, जस्टिफिकेशन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कोई लोन एडवांसेस जो हैं, आपने लोन दिया है, वो आपकी एसोसिएट या रिलेटेड पार्टी नहीं है, तो आपका सप्लायर हो सकता है ऑफ गुड्स, या आपका एम्प्लॉय हो सकता है जिसको एज पर एचआर पॉलिसी आपने लोन दिया है, नो इशू, कोई डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी एम्प्लॉय को, इन दो के अलावा किसी को लोन दिया है, मसलन एम्प्लॉय नॉट एज एम्प्लॉय को दिया नॉट एज पर एचआर पॉलिसी, या किसी और को भी दिया है टू अदर देन दीज टू, तो वो लोन की अमाउंट अगर 1 मिलियन से ऊपर चली गई है तो फिर डिस्क्लोज करो जिसको लोन दिया उसका नाम, टर्म्स और कोलैटरल। ठीक है, अच्छा, तीसरी बात जो स्टैंडर्ड ने, कंपनीज एक्ट ने लिखी, वो कहता है कि ये जो प्रोविजन वगैरह होती है ना जी, इसको ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में से एज अ डिडक्शन शो करना। ये हमने 2 सवालों में किया था, पास पेपर 1 BSZ, पास पेपर 2 बनाना में। क्या ग्रॉस डेटर्स को शो किया था, बल्कि उसमें हमने ब्रेकअप किया था कि जी ये गुड, सिक्योर्ड, डाउटफुल, ठीक है, सारा कुछ एक दफा टोटल किया, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट निकाली और फिर उसमें से प्रोविजन को लेस किया था। यही तो करते थे कंपनीज एक्ट ने, ऐसे ही कहा होता, जैसे ग्रॉस सेल्स में से वो सेल डिस्काउंट लेस करवाता है एज अ लाइन आइटम, ऐसे ही वो ग्रॉस डेटर्स में से, ग्रॉस रिसीवर्स में से प्रोविजन जो है वो अलग से एज अ लाइन आइटम डिडक्ट करवाता है। ठीक है, तो ये जनाब आपकी तीसरी बात आ गई करंट एसेट से रिलेटेड। बल्कि मैं तो कहता हूँ यहीं पर ही हो जाना है। ये देखो ना, ये है सुभान अल्लाह जी। तो प्रोविजंस के बारे में, provisions will be shown, provisions will be shown as deduction, as a deduction from gross amount, from gross amount। और इसके लिए भी मैं रेफर कर सकता हूं आपको पास पेपर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना, पास पेपर 2 लिख दें यार, एक जैसा कर देते हैं ये ले। ठीक है, तो मतलब जैसे हमने, ये मैं बता देता हूँ कि कहना क्या चाह रहा है। कहना ये चाह रहा है कि डेटर्स मसलन थे ग्रॉस, और उसमें से आपने लेस किया था प्रोविजन को अलग से। ठीक है जी, तो आपने नेट डेटर्स को फिर बैलेंस शीट के फेस पे शो किया था। ओके, तो इसको थोड़ा सा मैं ज़रा बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। इसकी फिर पिक्चरें आपने ले लेनी है। थोड़ा सा आप भी भैया इधर आ जाए, मिक्स ना हो उसके साथ।
और फिर लोन एंड एडवांसेस है। तो होपफुली दिस विल सर्व द पर्पस। ठीक है, एक मिनट ज़रा एक दफ़ा रिवीजन तो करें ना, ऐसे कैसे, इसको भी ज़रा उसके मुकाबले पे लेके जाते हैं। अब इधर देखें जी, सबसे पहले लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, जंग फिर लगी हुई है आजकल। लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस डायरेक्टर्स वाले अलग रखें और डायरेक्टर्स वाले और एसोसिएट्स वाले अलग शो करने हैं। डायरेक्टर्स वालों के बारे में पर्पस बताएं, उसकी टर्म बताएं और रेकन्सिलिएशन, और एसोसिएट रिलेटेड पार्टी वाले के बारे में ये 6 चीज़ें बताएं, नाम, टर्म्स, कलेटरल, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट, प्रोविजन और राइट ऑफ। ठीक है, और लोन अगर एट अदर देन आर्म्स लेंथ है तो उसके बारे में भी आपने बताना है क्या वजह है जी, क्यों आर्म्स लेंथ। ठीक है, तो वजह बताएं। आप वजह सवाल में लिखी होगी तो बता देंगे, खुद से तो नहीं ना कोई वजह बता सकते हैं। ठीक है, इसकी पिक्चर ले ली होगी आप लोगों ने। ठीक है जी, उसके बाद ये जनाब आपके करंट एसेट्स हैं। ठीक है, तो करंट एसेट्स के अंदर डेट्स रिसीवेबल फ्रॉम एसोसिएट रिलेटेड पार्टी, नाम बताएं, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट बताएं, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ हैं तो बताएं, प्रोविजन रिवर्सल। ठीक है, और पास ड्यू भी अलॉन्ग विद एज एनालिसिस। अब नाम, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट, ठीक है, ये तो हो गया। पास ड्यू किसके बारे में बताया अलॉन्ग विद एज एनालिसिस? ट्रेड डेट्स के लिए भी, लोन एडवांसेस के लिए भी और अदर रिसीवर्स के लिए भी। बैड डेट्स किसके बारे में बताएं? उसने सिर्फ यहाँ पे ट्रेड डेट्स और अदर रिसीवर्स के बारे में बताया, ये नहीं लिखा। आप क्या कर सकते हैं, प्रोविजन इन तीनों के बारे में बताएं, और रिवर्सल ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर कोई है तो उसकी जस्टिफिकेशन है। प्रोविजन को एज अ सेपरेट लाइन आइटम ग्रॉस अमाउंट से डिडक्ट करके शो करें। और अगर आपने लोन एडवांसेस दिए हैं टू एम्प्लॉइज एज पर एचआर या सप्लायर ऑफ गुड्स तो कोई डिस्क्लोजर ना दें। और अगर इन दो के अलावा किसी को भी दिए हैं, मसलन एम्प्लॉय नॉट एज पर एचआर पॉलिसी है या लोन किसी को भी दिया 1 मिलियन से ज़्यादा है, तो डिस्क्लोज करें उसका नाम, टर्म्स और उसकी कोलैटरल की पर्टिकुलर्स। ठीक है जी, हाँ जी, होगी पिक्चरें। सॉरी। अब इसको ज़रा पढ़ लें हम। ये देखें जी, यहाँ तक हमने पढ़ लिया हुआ था, अब ये पढ़ें एक दफ़ा। करंट एसेट्स, इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट्स रिसीवेबल्स फ्रॉम एसोसिएट रिलेटेड पार्टी देयर शैल बी डिस्क्लोज नाम, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट, फिर रिसीवेबल दैट आर आइदर पास ड्यू और impaired along with age analysis distinguishing trade debts, loan, advances and other receivables. फिर debts written off as irrecoverable distinguishing between trade debts and other receivables. फिर provision for doubtful debt distinguishing between trade debts, loan, advances and other receivables, और justification of reversal of provision of doubtful debt if any. ठीक है, हो गया क्लियर? थोड़ा थोड़ा याद भी हो रहा है। नेक्स्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन एडवांसेस other than those to employees as per HR policy or to supplier of goods services। अब ये बीच में अलग से एक्सेप्शन आई, जैसे लॉ लिखा होता है द नेम ऑफ बोरोअर एंड टर्म्स ऑफ, यानी इन दो के अलावा अगर लोन एडवांस है तो क्या बताओ, नेम ऑफ बोरोअर एंड टर्म्स ऑफ रीपेमेंट बताओ। इफ लोन और एडवांस एक्सीड ₹1 मिलियन टुगेदर विद पर्टिकुलर कोलैटरल सिक्योरिटी इफ एनी शैल बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली। ठीक हो गया। और नेक्स्ट इज प्रोविजंस, अगर कोई हैं इफ एनी मेड फॉर बैड डाउटफुल डेट एंड एडवांसेस फॉर डिमिनिशन वैल्यू ऑफ लॉस, लिमिटेशन छोड़ो, प्रोविजन इफ एनी मेड फॉर डाउटफुल डेट एंड एडवांसेस शैल बी शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस कैरिंग। ठीक हो गया, यहाँ पर कहानी खत्म। तो बैलेंस शीट और P&L के डिस्क्लोजर यहाँ पे हो जाते हैं खत्म। तो आपने मेरे ख्याल में यहाँ तक लिख ही लिए थे ना, अब रह सिर्फ ये गया था। तो आपके नोट्स के लिए तो ये इतनी सी लाइन है, जैसे मैंने लिखवाया कि लोन एडवांसेस टू एम्प्लॉई एज पर HR पॉलिसी या टू सप्लायर तो नो डिस्क्लोजर, लोन एडवांसेस अदर देन दीज टू तो बताओ नाम, सिक्योरिटी, कोई है कोलैटरल उसके पर्टिकुलर्स और टर्म्स, पेमेंट टर्म्स। ठीक है जी, सही है। चलें जी, अब फिर इसका मतलब अब यूं कहानी कुछ नजर आ रही है कि हमने कंपनीज एक्ट के डिस्क्लोजर्स पढ़ लिए हैं, P&L से रिलेटेड भी और बैलेंस शीट से रिलेटेड। बैलेंस शीट से रिलेटेड पढ़ लिए ना सारे, ये देखो पूरे ही आपके, बस एक अब आपने ऐड करना है। ये देखें, सन्ड्री रिक्वायरमेंट्स, फिक्स एसेट के 4 डिस्क्लोजर, 3 यहाँ पे और ऐड करने लगा हूँ जनरल डिस्क्लोजर से। फिर
लॉन्ग टर्म लोन एडवांस डायरेक्टर वाला, फिर करंट एसेट्स में डेट्स रिसीवेबल्स, लोन एडवांसेस इन सब के लिए, फिर ये लोन एडवांसेस एचआर पॉलिसी वाली बात आ गई, और फिर प्रोविजन की बात। उसके बाद शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स है, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज आसान थे बड़े, उधर एसेट वाली साइड पर ज़्यादा तबाही फेरी हुई है। फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, कंटिजेंसीज एंड कमिटमेंट। ये है कंपनीज एक्ट। फोर्थ और फिफ्थ स्केड्यूल पढ़ रहे थे हम, आज ये भी बताना है फोर्थ कौन सा फिफ्थ कौन सा, लेकिन पहले डिस्क्लोजर्स पूरे कर लें, ठीक है। अब ये तो हैं पीएनएल और बैलेंस शीट से रिलेटेड डिस्क्लोजर्स जो कंपनीज एक्ट ने बताए, ठीक है। कोई चीज़ नोट करनी है बताइए। अच्छा, बैलेंस शीट और पीएनएल से रिलेटेड डिस्क्लोजर्स हैं जो कंपनीज एक्ट ने बताए, ठीक है। अब कुछ जनरल डिस्क्लोजर्स हैं जो पीएनएल और बैलेंस शीट से रिलेट नहीं करते, जिनमें से के एक डिस्क्लोजर आप बना भी चुके हैं। वो तो खैर लीगल स्टेट से नेचर आ गया। एक और था प्रोडक्शन कैपेसिटी का नोट। प्रोडक्शन कैपेसिटी का नोट याद है, पास पेपर 2 में बनाया था, जिसमें हमने बताया था कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी है और इतनी प्रोडक्शन हमने की है और शॉर्टफॉल की रीज़न ये है। अब ये डिस्क्लोजर जनरल डिस्क्लोजर में पड़ा हुआ, ठीक है। ऐसे ही बड़े मज़े मज़े के कुछ और डिस्क्लोजर्स भी हैं, जैसे मसलन उसने कहा कि जी आपने बताना है आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने थे ईयर एंड पर और एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने थे पूरे साल में। अब ये पीएनएल से बैलेंस शीट रिलेट करता नहीं है, ठीक है ना। इस तरह के मज़े मज़े के डिस्क्लोजर्स हैं कुछ। तो अब वो जनरल डिस्क्लोजर्स पढ़ने हम जा रहे हैं, और वो जनरल डिस्क्लोजर्स बस थोड़े से ही हैं, एग्जाम्पल्स की वजह से ज़्यादा बड़े लग रहे हैं। ये जनरल रिक्वायरमेंट्स हम बाद में पढ़ते हैं, पहले यहाँ से जनरल रिक्वायरमेंट शुरू तो करें। तो आज आपने सिक्योरिटी वो लोन एडवांसेस फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वाले के लिए बस कुछ जगह छोड़ देनी है, ठीक है। उसके बाद बल्कि आप तो तरतीब में ही चल रहे हैं ना, तो आपने फिर अब लिखने हैं जनरल डिस्क्लोजर, हेडिंग होगी जनरल डिस्क्लोजर्स, ठीक है। अच्छा, अब ये नॉट इन फोर्थ नॉट इन फिफ्थ ये मैं आपको आज बता दूंगा, एक बार पूरे कर लूँ, ठीक है ना। हाँ, इस पर टेंशन नहीं लेनी है आपने, और याद रहेगा तो ठीक है, अगर नहीं भी रहेगा तो एक आधा एमसीक्यू ऊपर नीचे हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी ज़्यादा, ठीक है। बहरहाल जनरल डिस्क्लोजर्स शुरू होते हैं जी हमारे। तो ये जो पहले 3 जनरल डिस्क्लोजर्स है ना जी, नंबर 1, 2 और 3, ये आप ऐड कर सकते हैं अपने फिक्स्ड एसेट्स के डिस्क्लोजर्स के साथ, ठीक है। ओके, 1, 2 और 3 पढ़ाता भी हूँ, दिखाता भी हूँ, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैं आपको जो कहा था ना जगह छोड़ दें, वो इसलिए कहा था कि इन तीनों को आपने, वो जहाँ पे हमने 4 डिस्क्लोजर नहीं लिखे थे, आपने कंपनी के फंड से कोई पैसे खर्च करके कोई प्रॉपर्टी ली है और वो आपके नाम पे नहीं है या आपके कब्जे में नहीं है, दोनों नहीं है, तो डिस्क्लोज करो। ये फैक्ट, रीज़न बताओ, डिस्क्रिप्शन बताओ, जिसके नाम है वो बताओ, याद आ रहा है वो बातें। फिर फोर सेल वैल्यू बताओ, रीवैल्यूड एसेट के, लीज होल्ड, फ्री होल्ड डिस्टिंग्विश करो, और डिस्पोजल, डिटेल ऑफ डिस्पोजल का नोट। 4 हो गए ना, 5वां 6वां 7वां इसको लिख लेना, मेरी ये राय है। ऐड कर लो इन फिक्स्ड एसेट डिस्क्लोजर्स, इन फिक्स्ड एसेट्स डिस्क्लोजर्स, ऑन पेज नंबर, कौन सा पेज था वो, कौन से पेज पे पढ़े हैं मैं बता देता हूँ, मैं देख लेता हूँ, ये पढ़े हैं, साथ ही हैं जी, ये पेज नंबर 163, ठीक है। पेज 163, ठीक है जी। तो ये तीनों आपने ऐड कर लेने हैं, ये मेरी राय है। एक बार आईकैप ने ना सिर्फ क्या मांग लिया था कि जी नया बंदा आया है और उस नए बंदे को भी पता नहीं है कि कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो आपको कहा गया है कि फिक्स एसेट्स से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स हैं कंपनीज एक्ट में वो बता दें। अब वो 4 तो सब बच्चों ने लिख ली होंगी जिन्होंने पढ़ा होगा, लेकिन इनको वहाँ पे आईकैप ने लिखा हुआ था साथ ही सोल्यूशन के अंदर, तो मैंने इसलिए इसको भी आपको मैं हर दफ़ा शामिल करके ही पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। अब जनरल इन्फॉर्मेशन कुछ रिक्वायर करता है जी हमसे ये स्टैंडर्ड। अब मसला ये है कि ये दोनों येलो और ब्लू, ये येलो और ग्रीन जो हैं वो आ गए हैं, तो ब्लू को अब यूज़ कर लेते हैं माजरत के साथ, ठीक है। क्या बताओ जी, जियोग्राफिकल लोकेशन एंड एड्रेस बताओ, जियोग्राफिकल लोकेशन एंड एड्रेस बताओ, किसका जी, ऑफ ऑल बिजनेस यूनिट्स इंक्लूडिंग मिल्स और प्लांट्स, ठीक है। 2 बातें बताओ किसके बारे में,
ऑल बिजनेस यूनिट्स इंक्लूडिंग मिल्स प्लांट्स के लिए क्या जी, लोकेशन और एड्रेस, ठीक है। फिर उसके बाद बल्कि मैं इसको यूँ ज़रा आसान कर दूँ ना आपके लिए, आगे जाके मिक्स ना हो, तो मैं यूँ कह दूँ जियोग्राफिकल लोकेशन एंड एड्रेस ऑफ ऑल मिल्स प्लांट्स, ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि आगे वाले ने फिर आपको कंफ्यूज कर देना, ठीक है। उसके बाद पर्टिकुलर्स ऑफ कंपनीज इमूवेबल फिक्स्ड एसेट्स। अब मिल प्लांट अलग हो गया ना, तो उसके अलावा वाले इमूवेबल फिक्स्ड एसेट क्या है, कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी हेड ऑफिस है, कोई भी आपका सेल शोरूम है, कोई भी और चीज़ जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन मिल प्लांट अलग कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने वो बीच वाला ब्लैक कर दिया, ऐसी तरह परेशान करने के लिए। वैसे क्या था, बिजनेस यूनिट, बस ठीक है, ये ऐसे ठीक है ना। तो जियोग्राफिकल लोकेशन और एड्रेस बताओ मिल्स और प्लांट का, और पर्टिकुलर्स बताओ, ये एक ही बात कर रहा है, ठीक है। पर्टिकुलर्स बताओ किसके जी, कंपनी के इमूवेबल फिक्स्ड एसेट की, जिन पर्टिकुलर्स के अंदर क्या कुछ हो जी, पर्टिकुलर्स बताओ इंक्लूडिंग लोकेशन एंड एरिया ऑफ लैंड। अब यहां पे उसने क्या बोल दिया कि आपने लोकेशन बतानी है और एरिया बताना है। तो ऊपर क्या गिवन है जी, ऊपर क्या कह रहा है जी, लोकेशन और एड्रेस बताओ, मिल्स और प्लांट का लोकेशन एड्रेस बताओ, और फिर अच्छा ये कम से कम दर्जे की बात है, अजीब सी बात है, इकट्ठा कर देता है। एनीवेज, बाकी इमूवेबल फिक्स्ड एसेट्स की लोकेशन भी बताओ और एरिया भी बताओ, ठीक है जी। और तीसरी चीज वो आपको पहले से पता है, क्या बताओ जी, कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट बताओ, एक्चुअल प्रोडक्शन बताओ, और रीजंस फॉर शॉर्टफॉल बताओ अगर कोई है तो ये तीसरा है, जिसमें क्या है जी, कैपेसिटी बताओ, फिर एक्चुअल प्रोडक्शन बताओ, और फिर रीजंस ऑफ शॉर्टफॉल अगर कोई है तो वो बताओ। अब ये 3 डिस्क्लोजर्स जनरल डिस्क्लोजर्स हैं, लेकिन ये चूंकि फिक्स्ड एसेट्स के साथ मिलते जुलते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस इसको बना भी साथ ही देती हैं। नॉर्मली पहले 2 तो लाजमी साथ ही बना देती हैं, तीसरी कभी कभी एंड पे बनी होती है। तो आप इसको याद करें जी, इसको याद करें। जनरल डिस्क्लोजर्स के अंदर आपने क्या बताना है जी, जियोग्राफिकल लोकेशन एंड एड्रेस ऑफ मिल प्लांट, और फिर ऑल इन पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल इमूवेबल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग लोकेशन। अब यहां पे एड्रेस नहीं मांगा, बल्कि उसने क्या मांग लिया, एरिया। तो मिल प्लांट का लोकेशन और एड्रेस, और बाकी इमूवेबल ऑल इमूवेबल प्रॉपर्टीज का लोकेशन और एरिया, और फिर कैपेसिटी वाला नोट जिसके अंदर आपने एक्चुअल प्रोडक्शन और रीजन ऑफ शॉर्टफॉल भी साथ बतानी, ठीक है। अब इनको जरा देखते हैं। चलते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पास, जहां पे हम डिस्क्लोजर देखते चले आ रहे थे। तो ये देखें जी, पीपीई के नोट के बाद क्या लिखा हुआ है, पर्टिकुलर्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये मिल प्लांट वाला नहीं है, मिल प्लांट दोबारा जरा लिखना है, ऐसे ही लिखना है, ठीक है ना। दोबारा जरा बताओ, 3 डिस्क्लोजर बताए हमने जनरल में। पहला, जियोग्राफिकल लोकेशन एंड एड्रेस ऑफ मिल प्लांट और पर्टिकुलर्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग। अब यहां पे लोकेशन है और एरिया है, कितना एकड़, कितने कनाल, कितने मरले, ये एरिया, ठीक है, ये चेक करो। अब यहां पे उसने पर्टिकुलर्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में क्या बताया। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है जी, डिस्क्रिप्शन, पर्पस, ये जी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। लोकेशन, ये शेखुपुरा फैक्ट्री है, 63 एकड़, ठीक है। फिर कबीर वाला फैक्ट्री है हमारी, इतने एकड़। फिर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है पोर्ट कासिम में, इतने एकड़। फिर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इस्लामाबाद के अंदर, इतने एक कनाल पे, बस। फिर मिल्क कलेक्शन सेंटर है जी बवाना के अंदर चिन्योट में, 1 एकड़ के ऊपर। फिर मिल्क कलेक्शन सेंटर सारे मिल्क रनाला के अंदर है, पिंडी बटिया में है, लुडन में है, आगे उनके एरियाज आ रहे हैं, ठीक है। फिर सेल ऑफिस है करंगी कराची में, इतने कनाल पे। फिर लैंड है, जनरल पर्पस के लिए भी रखा हुआ है, ये भी करंगी में है, इतने कनाल पे। अब ये क्या है, पर्टिकुलर्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग लोकेशन एंड एड्रेस। पर्टिकुलर्स ऑफ एरिया, पर्टिकुलर्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग लोकेशन, उसने साथ बता दिया एड्रेस, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, लोकेशन एंड एरिया।
सही है। और उसके बाद इधर देखो, अलग से उसने बताया ही नहीं, उसने दोनों चीजें पीछे मिक्स कर दी हैं। तो उसने बेसिकली क्या किया है, उसने मिल प्लांट भी साथ ही डाल दिया ना। तो अगर सिर्फ मिल प्लांट होता तो उसके बारे में क्या था जी, ज्योग्राफिकल लोकेशन बतानी है और एड्रेस बताना है, बस ज्योग्राफिकल लोकेशन और एड्रेस। तो ये शेखुपुरा फैक्ट्री, पर ठीक है शेखुपुरा फैक्ट्री मशहूर फैक्ट्री होगी, कोई अलग से प्लॉट उन्होंने नहीं लिखा हो, ठीक है। बहरहाल उन्होंने इसको इकट्ठा कर दिया, उन्होंने इसका भी एरिया दे दिया। हालांकि मिल प्लांट का एरिया देने की जरूरत नहीं थी, बाकी इमूवेबल प्रॉपर्टी का एरिया देने की जरूरत थी, तो ये उसने इकट्ठा ही किया, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। जरा चल के पैकेजेस को एक नज़र मारते हैं, वो क्या कर रहे हैं आजकल। 2020 की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने क्या किया था, अब वो सामने वही है ना इस वक्त। तो ये जी, ये जो मैं उस दिन छुपा गया था, ये कहाँ गई, ये देखें, पर्टिकुलर्स ऑफ कंपनीज इमूवेबल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात कर रहा है सिर्फ, ठीक है। ऐसे ही उसको कहीं ना कहीं, पता नहीं, अब देखते हैं, किसी वक्त मैं देख लूंगा बैठ के। बहरहाल इस तरह का डिस्क्लोजर बनना है, ठीक है। क्या करेंगे जी, पर्टिकुलर्स, अब दोबारा था, जियोग्राफिकल लोकेशन एंड एड्रेस ऑफ मिल्स प्लांट्स, और पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल इमूवेबल प्रॉपर्टीज, जिनके अंदर फिर आपने क्या बताना है, लोकेशन और एरिया, ठीक है। और तीसरा क्या था, तीसरा क्या, अच्छा ये जरा लिख लें, 10.1 में हमने इसको देखा है, ठीक है जी। नोट पेज नंबर कौन सा है जी, पेज 180 पे नोट नंबर 10.1, ठीक है जी। तो ये हमने ज़रा नज़र मार ली थी। उसके बाद प्रोडक्शन कैपेसिटी वाला नोट हमने पास पेपर 2 में भी बनाया था, और साथ ही हमने अब जाके देख लेना है इसको। यार तुम इधर नहीं आ जाते यार, साइड पे ज़रा आओ ना जी। ये दोनों नोट्स पेज 180 के ऊपर 10.1 में देख लिया हमने, और तीसरा इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एंड पे आपको नज़र आएगा, जो मैंने पास पेपर 2 कराते हुए भी गालिबन आपको दिखाया था, ठीक है। नहीं भी दिखाया था तो कोई बात नहीं, अब जाके देख लेते हैं। व्हाट टॉक इज यार, गुस्सा क्यों कर गए हो भाई, ब्रेक चाहिए तुम्हें, आप लोगों को तो नहीं चाहिए ना ब्रेक, कोई नहीं चाहिए, चुप करें, खबरदार किसी ने ब्रेक का नाम लिया तो। अच्छा जी, जी बेटा, एसी बंद करा दें भाई, कम करा दें भाई, कुछ कर दें, एसी इधर आ जाए ना, जो कहते हैं कर दें। अच्छा जी, अब उसके बाद बिल्कुल एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के तशरीफ लाएं अगर, तो आपको ये नोट नज़र आएगा, ये देखें जी, कैपेसिटी एंड प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स। शेखुपुरा फैक्ट्री की कैपेसिटी है लिक्विड प्रोडक्ट्स लीटर्स इन थाउजेंड्स, इतने कैपेसिटी है, हमने इतने बनाए थे, 13 में इतनी कैपेसिटी हमने इतने बनाए थे। भाई क्या वजह है शॉर्टफॉल की, यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी इज इन लाइन विद सीजनल इम्पैक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड डिमांड, तो ये हमने बनाया। तो नोट 28 पेज 187, पेज 187 पे नोट नंबर 28, ठीक है जी। चल लें जी, उसके बाद चौथा जनरल डिस्क्लोजर पढ़ें, नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड एज ऑन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग द ईयर। सिंपल, पहले ही बता दिया था आपको, क्या बताओ जी, ईयर एंड पर नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड ईयर एंड पर, और एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द ईयर एज ऑन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बताओ, और फिर ईयर एंड पे भी बताओ। बिल्कुल सिंपल, सवाल में डेटा गिवन होगा, ऐसे लिख देंगे नंबर ऑफ। अब एवरेज और एज ऑन में फ़र्क होता है ना, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, मुलाजिम होते हैं, लेबर है, आप प्रोडक्शन चल रही है, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं। एज ऑन 31 दिसंबर ईयर एंड आपके पास इतने पड़े हैं, मतलब इतने मौजूद हैं एम्प्लॉयज़, और ड्यूरिंग द ईयर हर मंथ के एंड के हिसाब से आप बता देंगे ना, मसलन कि हर महीने के अंदर हमारे 50, किसी में
जो है वो 30, किसी में 40, किसी में 60, तो एवरेज कितने रहे। तो ये इस तरह से बता रहे हैं कि हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग द ईयर कितने रहे, 4217, और 31 दिसंबर पर कितने हैं, 4063। दोनों में फ़र्क होता है, और ये कंपैरेटिव के लिए भी बता दिया। ठीक है, तो ये जनाब आपने पेज नंबर बोले 180 किस पे जी, 187 पे नोट नंबर 29 देख लिया आपने, उससे अगला नोट ही देख लिया आपने बस। ठीक है, तो पेज 187 ही है और नोट नंबर 29 आ गया। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाइए, आपको अपने रिश्तेदारों के बारे में कुछ बातें बतानी है, लोकल रिश्तेदारों के बारे में कुछ बातें बतानी है। ठीक है, लोकल रिश्तेदारों के बारे में उनका नाम बताएंगे और उनके साथ रिलेशनशिप की बेसिस क्या है वो बताएंगे। ज़ाहिर है लोकल है तो मुल्क तो उनका वही है जो आपका है। तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैं आगे निकल गया एज यूजुअल, और उसमें आकर आप एंड पे आए जहाँ पर मैं ये नोट्स पढ़ा रहा था आपको। तो ये हमने 2 नोट्स पढ़ लिए, इनफैक्ट हमने ये नोट्स भी पढ़ लिए। पास पेपर 2 पास पेपर 2 नहीं था, अब हो गया पास पेपर 2 में ये हो गया। ठीक है ना जी। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्क्लोजर्स पढ़ लिए हैं अगर उलट चलें तो। ठीक है, अब इससे ऊपर आपको 3 डिस्क्लोजर्स नज़र आ रहे हैं, तो बेसिकली वो हैं नोट नंबर 26 के अंदर 3 हैं। ठीक है ना, बल्कि 226 में 27 का अलग है। अब ये ट्रांजैक्शंस हैं विद रिलेटेड पार्टीज, ट्रांजैक्शन विद, तो कहता है जी रिलेटेड पार्टीज कंप्राइज ऑफ होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनीज, अदर रिलेटेड कंपनीज, की मैनेजमेंट पर्सनल एंड एम्प्लॉइज रिटायरमेंट बेनिफिट फंड। कहता है ये सब हमारी रिलेटेड पार्टीज हैं। द कंपनी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कैरीज आउट ट्रांजैक्शन विद वेरियस रिलेटेड पार्टीज। फॉलोइंग इज अ लिस्ट, ओ गलत जगह पे आ गया। फॉलोइंग इज अ, पहले जो पढ़ा रहा था वो नहीं आया था। फॉलोइंग इज अ, क्यों मैंने रोक दिया, वो फॉरेन थे, मैंने अभी लोकल की लाइन सामने रखी है तो फॉरेन कैसे आ गया। तो फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ लोकल एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स विद होम कंपनी हैज एंटर्ड इनटू ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर। एसोसिएटेड अंडरटेकिंग कौन है, बाबरली फाउंडेशन, ये हमारी सब्सिडरी है, और परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग है इसकी बेसिस ऑफ रिलेशन। बुल्ले शाह पैकेजिंग, इसमें कॉमन डायरेक्टरशिप है तो इसलिए परसेंटेज होल्डिंग नहीं आ रही। आईजे इंश्योरेंस, हमारा डायरेक्टर उधर भी डायरेक्टर है। लम्स के अंदर हमारा डायरेक्टर जो उनका भी डायरेक्टर है। पैकेजेस के अंदर हमारा जो डायरेक्टर है पैकेजेस के अंदर, तो ये कॉमन डायरेक्टरशिप क्या है, बेसिस ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो अपने लोकल रिश्तेदारों के बारे में क्या बताओ, उनका नाम और उनकी बेसिस ऑफ एसोसिएशन। ठीक है जी, मसलन इधर देखें आप क्या कहता है जी, नंबर 5 पे नेम ऑफ एसोसिएटेड कंपनी और रिलेटेड पार्टी बताओ, with whom company has entered into transactions or had agreement or arrangement in place blah blah blah। ठीक है, तो बात इतनी सी निकली, नेम ऑफ एसोसिएटेड कंपनी बताओ या रिलेटेड पार्टी, नेम बताओ उनका, along with basis of relationship। ठीक है, along with basis of relationship के क्या है जी, कि कॉमन डायरेक्टरशिप है या परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग। ठीक है, तो क्या बताएं जी, नंबर 1 नेम बताएं और नंबर 2 क्या बताएं जी, बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। रिश्तेदारों के बारे में कौन से वाले, लोकल वाले। लोकल रिश्तेदारों के बारे में क्या बताएं, उनका नाम और उनके साथ बेसिस ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो पेज नंबर 187, नोट नंबर 26.2। ठीक है, सही हो गया। अब ये 5 जनरल डिस्क्लोजर्स हैं, मेरे ख्याल में तो यहीं पे याद हो चुके हैं आपको। 5 जनरल डिस्क्लोजर्स हैं, इधर ना देखें प्लीज, इधर ना देखें, मेरी तरफ देखें, इधर ना देखें प्लीज, दिलावर ने फिर इधर ही देखना है जी। आपने क्या करना है जी, जियोग्राफिकल लोकेशन एंड एड्रेस ऑफ मिल्स प्लांट्स, फिर सब इमूवेबल प्रॉपर्टीज के पर्टिकुलर्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग देयर एरिया एंड लोकेशन। अब यहाँ पे एड्रेस था नहीं वैसे, ठीक है ना। तीसरी बात, कैपेसिटी का नोट, एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है और आपने प्रोडक्शन की कितनी है और रीजन ऑफ शॉर्टफॉल क्या है। फिर
नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द ईयर एवरेज कितने थे और एज ऑन ईयर एंड कितने हैं। और पांचवा क्या है, लोकल रिश्तेदारों, लोकल एसोसिएटेड कंपनीज, लोकल एसोसिएट्स के बारे में, एसोसिएट जो लॉ कहता है, ठीक है ना, एसोसिएटेड एंड एसोसिएट्स एंड रिलेटेड पार्टीज। तो लोकल रिश्तेदारों के साथ आपने जिनके साथ ट्रांजेक्शन की है उनका नाम बताएं और बेसिस ऑफ, ठीक है जी। और उसके बाद आखिरी बात, ये ज़रा पढ़ के ब्रेक करते हैं, ठीक है। उसके अंदर ये बीच में आपको एग्जांपल नज़र आ रही हैं, ठीक है। लीगल स्टेटस एंड नेचर ये भी लिख देनी है, या तो हमने वैसे ही आप पढ़ लिया था जो पहली लाइन लिखी होती है। फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसके अंदर इसी तरह से हेड ऑफिस है, उसकी लोकेशन है और एरिया भी आ रहा है। फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी का नोट आ रहा है जी, आपके सामने बना चुके आप, कैपेसिटी एंड प्रोडक्शन, इंस्टॉल कैपेसिटी आ गया, एक्चुअल एनर्जी इतनी डिलीवर, मिसालें दी हुई हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का नोट, तो ये जो मैंने आपको जाकर दिखाए हैं यहाँ पे भी वही नोट्स बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब ये एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स का परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग क्या है, बेसिस क्या है और कॉमन डायरेक्टरशिप। तो इस तरह से बताया गया है कि आपने क्या बताना है जी, उनके नाम बताएं, ठीक है, और उसके बाद बेसिस ऑफ एसोसिएशन, जिसके अंदर ये बातें उसने कही थी। बेसिस ऑफ रिलेशनशिप के अंदर क्या बता दो, परसेंटेज बता दो, दोनों हो सकती हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं, ठीक है। तो आपने डिस्क्लोज करना होता है बेसिस ऑफ, असल में तो ये है बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, सही है, अलॉन्ग विद परसेंटेज शेयर होल्डिंग एंड कॉमन डायरेक्टरशिप। तो अगर नहीं है तो नहीं है, अगर है तो बता दें, ठीक है। उसके बाद ये देखो ऐसे भी लिखा हो सकता है, बेसिस ऑफ रिलेशनशिप आ गया और बस परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग आ गई, नहीं कॉमन डायरेक्टरशिप, या हो भी सकती है। तो यहीं पे बेसिस ऑफ रिलेशनशिप के अंदर दोनों चीज़ें कवर होती थी, आपने इसको अलग क्यों रखा, ये परसेंटेज के साथ ही कॉमन डायरेक्टरशिप, या तो आप सब्सिडरी कह दें तो फिर कॉमन डायरेक्टरशिप कहने की क्या जरूरत रह जाती है, वो तो है ही आपकी कंपनी, तो ज़्यादा बेहतर लगाओ। असल में तो ये पढ़ाने आ रहा था मैं आपको, फॉरेन रिश्तेदारों के बारे में क्या बताएं जी, फॉरेन रिश्तेदारों के बारे में क्या बताएं जी, फॉरेन यानी कि बाहर के हमारे रिश्तेदार हैं उनके बारे में क्या बताएं, नाम तो उनका भी बताना पड़ेगा, फिर बेसिस ऑफ एसोसिएशन भी बतानी पड़ेगी, ठीक है जी। उसके बाद ओके, ये मैं तू नहीं लगाता, नाम भी बताओ और कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी बताओ, जाहिर है कौन से मुल्क में रहता है ये आपका रिश्तेदार बताना तो पड़ेगा ना, ये एडिशनल चीज़ आ गई। फिर बेसिस ऑफ एसोसिएशन बताओ और एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग बताओ, इंक्लूडिंग शेयर होल्डिंग थ्रू अदर कंपनीज और एंटिटीज, यानी सब सब्सिडरी भी हो सकती है। तो लोकल रिश्तेदारों के बारे में आपने दो बातें बताई, नाम और बेसिस ऑफ एसोसिएशन, ठीक है ना, अलॉन्ग विद बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। लेकिन उसमें डिस्क्राइब किया आपने कॉमन डायरेक्टरशिप और परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग को, लेकिन बातें यही दो थी, नाम और बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है ना। और रिश्तेदारों के बारे में, फॉरेन वाले रिश्तेदारों के बारे में क्या क्या बताया जी, नाम बताया, उनकी कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन बताई, बेसिस ऑफ एसोसिएशन बताई और एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग भी बतानी है। चेक कर लेते हैं जाके, ये ऊपर लिखा हुआ था नोट, ये द रिलेटेड पार्टीज कंप्राइज ऑफ होल्डिंग कंपनी, एसोसिएटेड कंपनीज, अदर रिलेटेड, वही वाली बात। फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ फॉरेन एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स विद होम कंपनी हैज एंटर्ड इनटू ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, जिसमें नेस्ले ऐसे, नेस्टेड ऐसे, नेस्ले साउथ अफ्रीका, नेस्टेक आ गया, कंट्री ऑफ ऑपरेशन आ गया, बेसिस ऑफ एसोसिएशन आ गया, कॉमन होल्डिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी, यानी कि हम भी इसी, ये मतलब हमारा कज़न है ना, दादाजी एक ही है, ठीक है, होल्डिंग कंपनी एक ही है, ओके। और जो पहली एसोसिएट है उसके अंदर परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग आ गई। तो क्या बताया आपने, नाम बताया आपने, कंट्री ऑफ ओरिजिन या ऑपरेशन या इनकॉर्पोरेशन बताया, बेसिस ऑफ एसोसिएशन बताया और परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग बताया। जहाँ है वहाँ बता दी, जहाँ नहीं है वहाँ पे बता दिए कॉमन होल्डिंग पेरेंट की है ठीक है। तो ये हमारे डिस्क्लोजर हो गए 6, ठीक है। अच्छा अभी यहाँ पे मैं ब्रेक कर रहा हूँ लेकिन बताता चलूँ, उसके बाद एक बस डिस्क्लोजर, ये छोटा सा डिस्क्लोजर देखो, क्रेडिट फैसिलिटीज़ छोटा सा डिस्क्लोजर, यूटिलाइजेशन, ये एक थोड़ा सा बड़ा डिस्क्लोजर है, जो इससे अगला डिस्क्लोजर आपके नोट्स में पड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद फॉरेन ट्रेड डेट्स छोटा सा डिस्क्लोजर है, फिर शरिया कंप्लायंस के डिस्क्लोजर्स हैं जो देखेंगे, आज शायद पढ़ें, शायद हम आज करनी कतरा के आधा काम ये कर लें, आधा जो कल करना है वो आज कर लें, ये मुमकिन है, ठीक है ना। मतलब मैंने 4th 5th स्केड्यूल करके MCQs भी तो आपसे करवाने हैं ना, हो सकता है मैं आज उस तरफ को रुख मोड़ जाऊँ अपना, ठीक है ना, ब्रेक के बाद। तो अभी इंशाल्लाह ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद फिर ये कुछ डिस्क्लोजर रह जाएंगे जो वो देख लेंगे। मेरा दिल ये है कि हम ये पढ़ लेंगे ताकि यहाँ तक आप नोट्स बना के आ जाएं, सिर्फ शरिया कंप्लायंस के डिस्क्लोजर्स में आपको कल पढ़ा दूँगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए बस ये 6 डिस्क्लोजर्स याद रखें, जनरल डिस्क्लोजर। नंबर 1 जियोग्राफिकल लोकेशन और एड्रेस ऑफ मिल्स प्लांट, नंबर 2 पर्टिकुलर्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ जिसमें
लोकेशन और एरिया। नंबर 3 प्रोडक्शन कैपेसिटी, एक्चुअल प्रोडक्शन और रीजन ऑफ शॉर्टफॉल। फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, एवरेज और क्लोजिंग। फिर लोकल रिश्तेदारों के बारे में बताएं, उनका नाम और उनकी परसेंटेज और उनकी बेसिस ऑफ एसोसिएशन, जिसमें आप कॉमन डायरेक्टरशिप और शेयर होल्डिंग बता सकते हैं। और फिर फॉरेन रिश्तेदारों के बारे में 4 चीज़ें बतानी है आपने, नाम, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बेसिस ऑफ एसोसिएशन और परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट। पार्ट 1 क्लोज कर दें।